गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रदीप मौर्य। आज फिर उसी के साथ जो है आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा एक्चुअली। तो हमने पिछला लेक्चर जो है आपको पता है, पिछला टॉपिक जो वहाँ पे बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट करनी होंगी, ठीक है। एमनियोसेंट्रिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्चुअली उसका मीन ये नहीं होता है कि वहाँ पे फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने का। उसका मीन ये होता है कि अगर इनबॉर्न कोई एरर हो रही है तो उसको हम पहले से पता करके, क्योंकि हमारा पॉजिटिव यूजेनिक्स का एक मोड होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे कोई एरर ना हो, कोई जेनेटिक एरर या इनबॉर्न एरर ना हो। इसलिए अगर उसे हम पता कर लेते हैं कि पहले ही कि अगर जो डेवलपिंग फीटस हो उसमें इनबॉर्न एरर या कोई जेनेटिक डिजीज के चांसेस हैं, तो उसको जो है हम पहले ही रिकरेक्ट वगैरह वहां से कर लें। तो ये कुछ चीजें थी, उसका मेन पर्पस था। लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। वहां पे क्या करने लगे, वहां पे जो फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने लगे। अगर वो लड़की है तो पहले ही फिटिसाइड करने लगे, यानी उसको पहले ही किल करने लगे। तो ये कुछ होने लगा था और ये लीगलाइज कर दिया था 1971 में। तो वो हमने आपको बताया था। खैर, आज जो यहाँ से बात करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नया चैप्टर जो है वो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर जो नया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या नाम है इसका, जो नया चैप्टर है वो देखिएगा जरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट है, और जब कॉन्सेप्ट होता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को, ठीक है। तो चैप्टर जो है वो देखिएगा जहां यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर कौन सा है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये नया चैप्टर है। एक्चुअली क्या है, ये टोटल जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे लाइन से लेके जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो जो स्टेप्स आपको बताएंगे, हर एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में उड़ जाएगा। तो हवा में उड़ेगा कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। बस केवल क्या है, आपको पेशेंस रखना है और एक एक स्टेप को अच्छे से यहाँ पे नोटिस करना है, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे एक एक जो बात करेंगे वो जरा देखेंगे और एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में जो भी लाइन इंपॉर्टेंट होगी उसका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं पहली बात। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ पे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ चीजें हम जिक्र कर लेते हैं पहले। अगर टर्म जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, या जेनेटिक्स जो स्टडी होती है वो क्या है एक्चुअली, तो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स जो है, देखिएगा जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है वो जरा देखेंगे। जेनेटिक्स ये कलेक्टिवली फॉर्म, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो वेरिएशंस हैं, जो हेरिडिटी है और वेरिएशन है, उनके कलेक्टिवली जो स्टडी है, उसका कलेक्शन जो स्टडी का है, उसी को हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक्स। यानी ये क्या है, कलेक्टिवली या कलेक्टिव स्टडी ऑफ, यानी कलेक्टिव स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड क्या, यहां पे वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है। अब देखेंगे तो वेरिएशन और हेरिडिटी का एक कलेक्टिवली क्या है यहाँ पे, उसका ये एक तरीके से कह सकते हैं हम, इसका सम जो हम कलेक्टिवली जो बोल सकते हैं कि उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ द वेरिएशन एंड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है उसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्म भी किसने दिया है, तो टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, किसने दिया है, ये दिया है डब्ल्यू बेटसन। किसने दिया है, डब्ल्यू बेटसन। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जो लाइन यहाँ पे हम आपको बताएंगे वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है और ये सब चीजें। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, यहाँ पे दो जो टर्म लिखे हैं, एक वेरिएशन और हेरिडिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो पहली बात यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली बात हेरिडिटी की बात करते हैं।
हेरिडिटी का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। दूसरी बात क्या है वेरिएशन का, ये वेरिएशन क्या होता है ये देखेंगे। तो हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जब कैरेक्टर्स क्या हो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएं। इसका मतलब ये होता है कि जब कैरेक्टर्स हों क्या हो वो ट्रांसफर हो फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, तब उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक, या हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि यहां पे क्या हो कि जब एक हम देख सकते हैं कि दो एक ही स्पीसीज के मेंबर में क्या हो डिफरेंसेस हो, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या वेरिएशन। तो एक बात पहले, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं क्या हेरिडिटी। क्या चेंजेस होता है वो आप देखते हैं कि जीन का किस तरीके से वहां पे अगर अलग अलग पेरेंट्स है तो जाहिर सी बात है वहां पे अलग कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, यानी दोनों के मिली भगत होगी है ना। अब अगली बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सम डिफरेंसेस अकर इन बिटवीन द, यहां पे हम देखते हैं कि देखिएगा वेरिएशन मीन्स, इट मीन्स क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑफ सम डिफरेंसेस अकर, डिफरेंस occurs in between two individuals of the क्या सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस आते हैं जो आपको नजर आते हैं उसी को बोलते हैं क्या वेरिएशन। वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड कर सकता है, इंडिविजुअल के मोड पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, तो ठीक है। तो एक बार यहां से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। जेनेटिक्स जो है इसका मीन क्या होता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। टर्म जो जेनेटिक्स है वो गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि सम डिफरेंस होता है किसके किसमें, दो इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वो जो है वही कहलाता है क्या वेरिएशन। तो ये दोनों चीजें अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें हेरिडिटी यानी जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा उस तरीके से कैसे होगा। वेरिएशन हम देखते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें ज़्यादा किस तरीके से वेरिएशन आ जाएंगे, तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाई स्कूल में पढ़ा होगा कभी, ठीक है, उसमें आपको मालूम है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ जो जे.जी. मेंडल हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जिनको जे मेंडल कहते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये कुछ हिस्ट्री की बात यहां पे हम कर रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और साथ में क्या होता है कि अगर हम यहां पे देखें प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात करें तो फादर ऑफ प्लांट ब्रीडर, इनको प्लांट ब्रीडर कहा जाता है, ठीक है। अभी इनका जिक्र हम थोड़ा डिटेल में और करेंगे, तो कुछ हम यहाँ पे बात और कर लेते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे क्या गैरड, तो क्या हो जाएंगे GARROD, गैरड, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे बात करनी है वो है यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, वो हो जाएंगे डब्ल्यू बेटसन। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, ये क्या हो जाएंगे डब्ल्यू बेटसन।
ठीक है, डब्ल्यू बेटसन। अगर आगे बात करें तो अगला जो है मॉर्गन को बोलते हैं क्या, यहाँ पे टीएच हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बहुत यहाँ पे हमने डिस्कस किया, एक्चुअली ये हिस्ट्री है सॉरी। अब देखिएगा इसके बाद, तो ये थे ए गैरड, क्या नाम था, ए गैरड। अब इनके बारे में देखिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भी हम आपको चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो एक एक के बारे में पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा नया चैप्टर है ये क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जेनेटिक्स जो है वो होता क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है और जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्टिव स्टडी ऑफ वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में या हेरिडिटी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय यहाँ पे डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। और हेरिडिटी का मतलब ये होता है कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द क्या है, ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में ट्रांसफर होना। वेरिएशन का मतलब ये होता है जब एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या, वेरिएशन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगली बात करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करते हैं तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें ये ए गैरड है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बेटसन होते हैं। और टीएच हंट मॉर्गन, इनको कहते हैं थॉमस हंट मॉर्गन एक्चुअली, ये क्या है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये कुछ यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत। अब चलते हैं हम आगे, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिनके बारे में माइंड में सेट करना पड़ेगा कि एलील क्या होता है, हेमीजाइगस होमोजाइगस क्या होता है, ठीक, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये इनके सब के बारे में आपको बताएंगे। फैक्टर क्या था ये पहले हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि चैप्टर में इन्हीं का जिक्र होना है। अगर वो चीजें दिमाग में सेट हो गई तो आगे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अगला देखते हैं यहाँ पे। अब हमें बात करनी है सम जेनेटिक टर्म्स वगैरह के बारे में, देखेंगे जरा। नेक्स्ट है तो ये चैप्टर मैंने नाम लिख दिया है, अब इसके बारे में हम डिटेल में तो चलेंगे ही, है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और यहाँ से सब कुछ सारा कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, हर एक चीज में आपको कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे और बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि जहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम देखते हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे फैक्टर के बारे में। तो पहला फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं एक्चुअली आपको बताएंगे, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि पहले जो है अर्लियर अगर हम देखें वहां पे, जैसे अगर मेंडल साहब के टाइम पे देखें तो मेंडल साहब ये चीज नहीं बता पाए, अभी आगे कहानी चलेगी मेंडल साहब की, कि वो क्या है कि जो वेरिएशन आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, जो F1 या F2 जनरेशन में हम देखते हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं बता पाए कि किसकी वजह से। उन्होंने कहा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, ये इस चीज को कॉज कर रहे हैं। तो वो फैक्टर एक्चुअली था क्या, तो उसको एग्जैक्ट हम क्या कहेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का इसका मतलब है क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लेके जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है कुछ कैरेक्टर्स का एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना। तो ये है उसकी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब याद रखिएगा दूसरी बात जब यहाँ पे बात करेंगे वो जरा देखेंगे, वो है यहाँ पे क्या है, ये जो ये इसका जो ये फैक्टर है ये रिफर्ड एज जीन बाय, रिफर्ड एज जीन। तो इसको जीन्स या जीन के बारे में अगर हम यहां पे देखें तो जीन्स कब कहा, रिफर्ड एज जीन बाय किसने, जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, JOHANNSON, जॉनसन, ठीक है। कब किया था, SEN सॉरी यहाँ पे
SEN 1909 में किया था, 1909 में जो है उन्होंने उसी फैक्टर का नाम दिया क्या, जीन्स का। क्या दिया, जीन। तो यहां पे इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और मेंडल ने क्या यूज किया था, मेंडल यूज द टर्म, मेंडल यूज टर्म, यही क्या यूज किया था, जीन के बारे में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था एलिमेंट, क्या बोला था, एलिमेंट और क्या बोला था, फैक्टर। तो याद रखना उसको, वो जीन तब टर्मिनोलॉजी नहीं थी क्योंकि मेंडल इसके पहले के मामले हैं। यानी कि अगर हम देखें तो उनका जन्म हुआ था 1822 और डेथ जो हुई थी 1884 में। तो उसके बाद ये ऐसा आया, जॉनसन ने उन्हें टर्म दिया, उसका नाम क्या, जीन बोला, ठीक है। और पहले यानी कि मेंडल के टाइम पे उसको क्या कहा, एलिमेंट या फैक्टर कहते हैं कि यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि उस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज जो है वो ट्रांसफर करने में वहां पे हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने नाम एग्जैक्ट वहां पे जीन नहीं बोला, तो जीन की जगह पे क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे एलिमेंट और फैक्टर बोला था, ठीक। बाद में जॉनसन ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीन टर्म दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे ये हम देखेंगे कि आगे चल के इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हम ये देखते हैं कि कैपिटल लेटर से कैसे उसको डिनोट करेंगे, कैसे स्मॉल लेटर से, तो वो सारी चीजें अभी हम आपको धीरे धीरे करके किसमें कहाँ पे करेंगे, ठीक। अगली टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। अगला जब यहाँ पे बात करेंगे नंबर सेकंड की, नंबर सेकंड की जब बात करते हैं तो एलील, और एलील पे बहुत अच्छे से, यानी ये भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट्स के तरीके से, और साथ में क्या है यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वो होता क्या है, पहली बार डेफिनेशन इसकी दिमाग में सेट कर लीजिए। ये क्या होता है, एलील का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जो कि क्या हो, एक ही लोकस पे हो, होमोलोगस पेयर। यानी इसका मतलब होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम एक बना दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट ये हम होमोलोगस का मतलब होता है जिसकी हर एक लोकेशन वगैरह एक जैसे, हूबहू एक जैसे नजर आ रहे हो, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस तो ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और याद रखिएगा कि जब कभी हम किसे बोलेंगे, हम जो है यहाँ पे एलील किसको बोलेंगे, जैसे सपोज दैट ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये कैपिटल टी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो वो देखिएगा, जैसे ये यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक, फिर स्मॉल टी हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो देखेंगे जरा, तो ये जो इंडिकेशन हो रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये लोकस है। लोकस मतलब या लोसाई बोलते हैं, यानी लोकेशन ऑफ ए जीन, लोकेशन ऑफ ए जीन और एलील की जो है लोकेशन को ये इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें, अगर कोई बाय द वे अगर हम यहां पे एक चीज देखना चाहें कि सपोज दैट एक जीन है, मान लीजिए हम जीन ले लेते हैं, क्या जीन, यहाँ पे टी ले लेते हैं, क्या जीन का नाम है टी, ठीक। अब इसके कितने एलील हो सकते हैं वो जरा देखेंगे। एलील की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जैसे सपोज दैट दिस इज अ जीन टी है और जीन टी का कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएंगे, ये एक्चुअली उसके क्या है, ये एलील हैं। तो याद रखिएगा, और एलील की खास बात ये होती है कि होमोलोगस यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसकी सेम लोकाई यानी लोकस पे यानी लोकेशन पे वो प्रेजेंट हो। जब कोई दो जीन, इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप पेयर, ठीक है, उसका क्या है यहाँ पे, वो सेम लोकस पे जब प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। याद रखना होमोलोगस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जब सेम लोकेशन पे हो तो तब उसे बोलते हैं हम क्या, तब उसे हम बोलते हैं एलील। इस तरीके से देख सकते हैं ये, और ये जीन टी के एलील हैं जो हम आपको यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं हमने बनाए हैं, उसके सेम लोकाई पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो एलील कहलाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने दिमाग में सेट कर लिए। इसका मतलब डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो वो जरा देखेंगे। तो डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, आप कॉपी भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच इज लोकेटेड at the same, which is located on same यहाँ पे पोजीशन, सेम पोजीशन, या हम लोकाई या लोसाई भी कह सकते हैं, जैसे लोकेशन अभी बताई, ऑन द सेम पोजीशन या लोसाई ऑन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो होमोलोगस पेयर जो क्रोमोसोम्स का है उसकी सेम लोकाई पे अगर वहां पे क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म अगर किसी जीन की प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एलील कहेंगे। क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। तो बहुत आसान है, मतलब यहाँ पे हम जो समझाने का आपको फंडा बता रहे हैं, और ये लैंग्वेज याद रखना, होमोलोगस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एलील हो गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब टर्म एलील जो है वो क्वाइंट किसने किया, यानी ये नाम किसने दिया है, टर्म किसने दिया, टर्म क्वाइंड बाय बेटसन। किसने दिया? बेटसन। तो बेटसन ने जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टर्म कॉइन किया है किसका, यहाँ पे एलील का। तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक एक चीज एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि फैक्टर्स की जब बात करते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, जो क्या करे, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में लेके जाए। दूसरी बात क्या होती है, रिफर्ड एज जीन्स, ये किसने, ये जॉनसन ने 1909। उसके पहले जो है अगर हम मेंडल और बाकी लोगों की बात करें तो मेंडल ने क्या किया, उसको एलिमेंट ऑफ फैक्टर बोला था। ये क्वेश्चन आता है कि फैक्टर रिफर्ड एज क्या, जीन, तो पहले इसको एलिमेंट या क्या फैक्टर बोलते थे, लेकिन बाद में इसको लेके क्या जॉनसन ने इसका नाम दिया, क्या इसको दिया, जीन बोला। एलील बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच इज लोकेटेड एट द सेम लोकाई या पोजीशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये मैंने डायग्राम से भी बना दिया, जो दोनों शकल और सूरत में एक जैसे हों उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। उनकी सेम लोकाई पे अगर वहां पे क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी जीन के, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जो है, ये जो पोजीशन है वो लोसाई या लोकस कहलाता है, यानी लोकेशन ऑफ ए जीन और एलील। और अगर हम जीन टी मान लेते हैं तो इसके 3 एलील हो जाएंगे यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएंगे, ये एलील हो गया। तो बहुत आसान है। देखिए इसी के बेस पे अभी आगे चल के हमें यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस बताने हैं, क्योंकि जब ये अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो उसके बाद फिर आसान रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगली बात जो होता है होमोलोगस क्या होता है, ठीक है, हीमोजाइगस क्या होता है उसके बारे में जरा बताते हैं। तो नंबर 3 पे चलते हैं अब, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें अभी चल रही, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये दोनों जो पहले बताया अभी, एलील और यहाँ पे जो फैक्टर के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले उस पे। तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे करके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों की ये शिकायत होती है कि सर जेनेटिक्स नहीं समझ में आती, जेनेटिक्स चढ़ती नहीं माइंड पे। तो नहीं चढ़ेगी इतनी जल्दी उसमें टाइम तो लगेगा ही, और जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब तो और आसान हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नंबर 3 चलते हैं। हम जिस फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। होमोजाइगस की बात करते हैं। होमोजाइगस क्या होता है? देखिए बहुत आसान है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये देखते हैं किसी एक जाइगोट, ठीक है, जब ये देखते हैं कि जैसे कहता है कि अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स हैविंग द आइडेंटिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड होमोजाइगस, होमोजाइगोट। और जो उससे ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तब उसको बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। व्हेन अ जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड, और हमको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है या सिंगैमी हो जाता है तो 2 अलग अलग गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है, और गैमेट क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 आइडेंटिकल, आप कह सकते हैं सेम स्पीसीज के भी, ठीक है, आइडेंटिकल यहाँ पे गैमीट
गैमीट्स, तब उसे बोलेंगे क्या, होमोजाइगोट। ठीक है, गैमीट कॉल्ड होमोजाइगोट एंड ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड, अगर उसी से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जाइगोट में फिर से क्लीवेज और फला फला होके उसके बाद क्या बन जाए, ऑर्गेनिज्म अगर बन जाए वहां पे, देन इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, तो याद रखना होमोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा तो उसे होमोजाइगस कहेंगे, अगर वो जाइगोट डेवलप कर रहा है तो उसे होमोजाइगोट कहेंगे। तो याद रखना, जब आइडेंटिकल हम क्या करते हैं, जब गैमीट से जब फ्यूजन होता है तो वो जाइगोट बनता है, उसको हम होमोजाइगोट बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म अगर उससे डेवलप हो रहा है तब उसे बोलते हैं होमोजाइगस बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिएगा जरा, तो इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो होमोजाइगस को अगर हम आपको दिखाना चाहें तो वो देखिएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे कैपिटल टी लिखा है, ठीक है, कैपिटल टी लिखा है, सपोज दैट ये, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, नहीं, ये हेट्रो हो जाएगा। इसका मतलब यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, स्मॉल टी ले ले, इसका मतलब ये हो गया, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है। ये क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। ठीक है, डोमिनेंट होमोजाइगस। अगर इसका हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव, यानी आप होमोजाइगस दो तरीके से हो सकता है, होमोजाइगस यहाँ पे डोमिनेंट हो सकता है और होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे होमोजाइगस दो तरीके का हो जाएगा, तो रेसेसिव, होमोजाइगस। तो ये दो बातें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगली बात करते हैं, अगला जो है यहाँ पे हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस का मतलब समझिए, यहाँ पे नंबर 4 हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब देखिएगा, अगर हम ये देखते हैं कि कोई जायगोट दो अलग अलग गैमीट से मिलकर बना होता है तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगोट। अगर उससे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तब उसे हम बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस केवल लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जायगोट is formed by the fusion of यहाँ पे टू डिफरेंट, यहाँ पे सेम, यहाँ पे आइडेंटिकल था और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे गैमीट्स कॉल्ड एज हेट्रो। देखिए हेट्रोज मतलब डिफरेंट होता है, आप दिमाग में ही सेट कर लीजिए, हेट्रोज मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो हेट्रोजाइगोट एंड जो उससे ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो डेवलप करेगा, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड या डेवलप्ड, तब देन इट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको, तब उसे बोलेंगे हम हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो ये बात हो गई यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। जैसे कि हम अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे बताया था एक तरीके से, और यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है। क्या है, डोमिनेंट एक्चुअली क्या होगा, ये जो कैपिटल वाला है ये डोमिनेंट करेगा इसके ऊपर, तो ये इसके कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस करेंगे, यानी इस वाले के कैरेक्टर के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, ये डोमिनेंट कर जाएंगे। तो ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस हो गया। तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट हुआ। अगली बात करते हैं, अब इसके बाद अगली बात करते हैं, इसके बाद किसके बारे में, यहाँ पे देखिएगा। तो अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस जो टर्म जो पॉइंट किया है वो किसने किया है, बेटसन ने। तो याद रखना, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखना चाहें तो एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट टर्म
होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस coined by, ये किसने दिया है? ये दिया है बेटसन ने। तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए आपके, किसने? बेटसन। तो ये भी चीज ये नोट करके जो लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये चीजें हो गई। अब अगली बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे हेमीजाइगस के बारे में। किसके बारे में? हेमीजाइगस। तो ये मिटा दूं जरा क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद बात करते हैं अगला नंबर 5 पे, क्या है? हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस पे देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। और हेमीजाइगस जो है, हम जब कभी भी गैमेट निकालते हैं तो उसमें हेमीजाइगस को हम कंसीडर करते हैं। ये हम देखते हैं कि अगर कोई लाइन लिखी है उसमें हेट्रो जहाँ पे देखते हैं, ठीक है, गैमेट, और या फिर हम देखते हैं क्या है वो, अगर हेमी गैमेट है तो उसको हम वहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। होमो वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो वो अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखेंगे अगली बात। अब यहाँ पे बात करने वाले नंबर 5 की, और नंबर 5 पे जब यहाँ पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? हेमीजाइगस के बारे में। तो हेमीजाइगस, अब इसमें देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। हेमीजाइगस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर देन इंडिविजुअल सेड हेमीजाइगस, ठीक है। जब एक केवल, जैसे हम ये देखते हैं कि अगर हम जीन की बात करें, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, तो दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और दोनों पेयर में होते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों पैरेलल, उनके कैरेक्टर्स क्या हो? पैरेलल, और साथ में क्या होता है? दोनों पेयर के फॉर्म में होते हैं, चाहे वो क्रोमोसोम हो चाहे जीन हो। लेकिन अगर मान लीजिए, बाय द वे, इफ अ जीन is present, if a gene is present, यहां पे क्या है? यहां पे पेयर के फॉर्म में ना हो। if a gene is present, if individual contain, ऐसे लिखें थोड़ा सा, if an individual contains single gene, यानी पेयर के फॉर्म में ना हो, सिंगल जीन, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? हेमीजाइगस कंडीशन। तो ये कंडीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस कंडीशन। अब ऐसा कहां देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो मेल होता है, मेल इंडिविजुअल, उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम, अगर आपको याद हो तो हमने कहा 2n इज इक्वल टू, हमारी पर सेल जो है, एक सेल में कितना? 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी पर सेल में, ठीक है। बॉडी में नहीं, बॉडी में तो इन्फिनाइट होते हैं। तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 46। और 46 में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें से 22 पेयर और यहाँ पे 1 पेयर, 22 पेयर जो होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, जो हमारी बॉडी कैरेक्टर या सोमैटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं इनको 1 पेयर क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो ये देखिए कैसे होंगे, या फिर एक्स होंगे या फिर एक्स वाई होंगे, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, अगर इसमें से हम इसको फिर से अलग करते हैं तो ये x और x इधर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? ये x और y हो जाएगा। यहां पे देखें तो दोनों के दोनों x हैं और यहां पे दोनों अलग हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन यहां पे क्या है? यानी मेल डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है यहां पे। अब देखेंगे, अगर मान लीजिए बाय द वे सिर्फ केवल x की बात करें या सिर्फ y की बात करें तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हेमीजाइगस कंडीशन हो जाएगी। अब वही हम देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपको। तो इसमें कहने का मतलब है मेल इंडिविजुअल इज ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन। तो यहाँ पे एक स्टार बना के हम पॉइंट लिख लेंगे कि मेल इंडिविजुअल
ऑलवेज मेल इंडिविजुअल, इसको पॉइंट को मार्क कर लेंगे, मेल इंडिविजुअल ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड यहां पे क्या है, ये मेल इंडिविजुअल ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड क्या जीन, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे सेक्स लिंक्ड जीन के लिए क्या है, ये ऑलवेज क्या है हेमीजाइगस कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये पॉइंट जो है ये मेल इंडिविजुअल, इसको बोला कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये इतना जो है ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये जो भी आपको जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। नंबर किस पे चलते हैं, नंबर 6 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फिनोटाइप की, किसकी, फिनोटाइप की। वो क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब ये होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो बाहर से देखते हैं कि जैसे वो टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, रिंकल्ड है या किस तरीके से है या इनफ्लैटेंड है, तो जो हम बाहर से देखते हैं उसके जीनोटाइप को ना देखें, यानी उसका जो इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी है उसको ना देखें, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है उसी को देख के अगर उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप कहा जाता है। तो फिनोटाइप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें डिफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट इज एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। इट इज एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ यहाँ पे, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स, तो अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल के जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है या मॉर्फोलॉजी, अगर हम सीधे मॉर्फोज मतलब वो क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हम देखते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी आप बॉटनी में पढ़ते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में कि किसकी रूट कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है, फ्लावर किस तरीके से, वो चीज़। तो वैसे कहने का मतलब है जो ऊपर से हमको दिखता है, जो एक्सटर्नल यानी ऊपर से हम किसी की बनावट देख रहे हैं, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, वो हो जाएगा यहाँ पे फिनोटाइप। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, तो जेनेटिक मेकअप यानी इंटरनल जो इसका अपीयरेंस होगा। अगली बात जीनोटाइप की बात, तो जीनोटाइप में एक्चुअली क्या हो जाता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज पार्टिकुलर कैरेक्टर। तो ठीक है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप और ये जो टर्म दिया था वो किसने दिया, जॉनसन ने दिया था। तो यहां पे हम देखते हैं कि इट इज इंटरनल and genetic makeup of characters of a individual, है ना। तो ये बात यहाँ पे इंडिविजुअल, ये बात हो गई। अब अगली बात करते हैं, एक नोट करके लिखते हैं, नोट करके जब है पॉइंट उसको देखिएगा जरा, नोट करके, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्वाइंड बाय या गिवन बाय किसने दिया है, बेटसन ने। जैसे अभी बेटसन का बताया था कि बेटसन ने जो है ये जॉनसन ने, ठीक है, तो जॉनसन ने टर्म दिया था किसका, अगर याद हो कि जीन जो है टर्म दिया था वो किसने, जॉनसन ने 1909 में। और यहाँ पे अगर हम बात करें जीनोटाइप फिनोटाइप दिया है वो किसने, जॉनसन ने दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक और चीज, यानी अगर हम वहां पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का अगर हम बात करें तो वो किसने दिया, वो बेटसन ने। तो ये आप डिफरेंसेस भी याद रखना और नोट करके, इसलिए स्पेशली हम अलग से बता देते हैं कि उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, अब अगली बात करते हैं एक और चीज की, तो इसको मिटा देता हूं यहां से। अगला नंबर 8, ठीक है, तो नंबर 8 क्या हो जाएगा उसको देखेंगे जरा यहाँ पे,
क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको आ गई पहले तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे जो जिक्र करना है वो इन्हीं पे बेसिस है ना, इन्हीं पे डिपेंड है। तो अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे स्किप कर गई या किसी तरीके से आपको दिक्कत हो गई तो आगे समझ में आने वाला फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें जो एक बेस बन रहा है अभी इस चैप्टर का वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आगे बहुत आसान हो जाएगा समझना, ठीक। अगली बात करते हैं, अगला है हाइब्रिड वाइगर यानी नंबर 8। तो आपने नाम कभी सुना भी होगा शायद, हाइब्रिड वाइगर, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या, हेट्रोसिस। और ये क्वेश्चन आता है हेट्रोसिस, अब ये क्या बला है ना, ये कौन सी बला है ना, तो देखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले अगर कोई हम स्पीसीज के ले लें, कोई अगर हम राइस ले लें या वीट ले लें या किसी भी अगर हम क्रॉप प्लांट्स के बारे में बात करें या कोई भी चीज़, तो हम ये देखते हैं कि अगर सुपीरियर कैरेक्टर वालों को अगर हम क्रॉस करा दें तो वो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा सुपीरियर हो जाते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक सुपीरियर वैरायटी है कोई राइस की, एक दूसरी राइस की वैरायटी वो भी सुपीरियर है। जब हम सुपीरियर दो अलग अलग स्पीसीज की सुपीरियर जो स्पीसीज हैं उनके बीच में अगर हम क्रॉस करा दें और उनसे जो बनने वाली जो हाइब्रिड प्रोजनी होगी या वहां पे हम कह सकते हैं एक तरीके से ऑफस्प्रिंग होगी, वो उन दोनों पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर हो, तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तब उसे बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर या हेट्रोसिस कहते हैं। अच्छा, ये लॉस हो जाती है। ये लॉस कब होती है कि जब कभी भी हो क्या जाए, जैसे ऑफ स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए सिबलिंग हो करीबी करीबी जब, और उन्हीं में सेल्फिंग होती रहे, यानी अगर हम उसी का ही क्या करते रहें, अगर हम सेल्फिंग करते रहें यानी रिपीटिंग अगर हम वहां पे क्या करें, वहां पे क्रॉसिंग करते रहें, तब क्या हो जाएगी, तब वहां पे ये जो हाइब्रिड वाइगर या सुपीरियोरिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब पहले समझिएगा जरा, यानी ये जो होता है हाइब्रिड वाइगर का मतलब ये होता है कि जब क्या करें हम दो अलग अलग सुपीरियर इंडिविजुअल या स्पीसीज को हम क्या करें, क्रॉस करें, उससे जो प्रोजेनी बने वो पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर हो। तो कहने का मतलब है सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग ओवर इट पेरेंट्स, सुपीरियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल ओवर इट्स पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स से ज्यादा हो उसकी, तब उसे हम बोलेंगे क्या, कॉल्ड एज हाइब्रिड वाइगर, हाइब्रिड वाइगर, या इसी को बोलते हैं हेट्रोसिस। ये दूसरा वाला जो टर्म लिखा है ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, हेट्रोसिस। तो याद रखना ये चीज हो गई यहाँ पे। अब अगर इसमें हम बात करें ये लॉस कैसे हो जाएगी, तो अभी बताया यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो देखेंगे एक पहला पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली बात, दो पॉइंट लिखेंगे। पहला जो होता है कह रहा है कि यहाँ पे जो अटेन होती है, जो सुपीरियरिटी जो अटेन रहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो कैसे रहती है कि जब हम क्या करें, जब हम करें यहाँ पे क्या कि यहाँ पे वेजिटेटिव, यहाँ पे प्रोपेगेटेड क्रॉप्स अगर यहाँ पे हम, तो मेंटेन फॉर यानी हाइब्रिड या हाइब्रिड वाइगर मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग टर्म या फॉर लॉन्ग टाइम टू, यहाँ पे लॉन्ग टाइम, फिर कह रहा है कि लॉन्ग टाइम इन वेजिटेटिव क्रॉप्स। तो ये वेजिटेटिव क्रॉप्स का जब हम ये देखते हैं इस तरीके से, वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव क्रॉप्स, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव जो क्रॉप्स होती हैं उनमें जो होता है वो हाइब्रिड वाइगर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, वहां पे मेंटेन रहता है। लेकिन अब ये लॉस कैसे होगा वो जरा देखेंगे। लॉस वाली बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे।
लॉसेस बाय या लॉस्ड बाय यानी क्या हाइब्रिड वाइगर बाय if selfing occur between the यहां पे सेम इंडिविजुअल between the species of, या ऐसे कह लें कि between the selfing और इनब्रीडिंग यानी इनब्रीडिंग अगर हम वहां पे कर देते हैं लगातार वही इंडिविजुअल, जैसा मान लीजिए कोई दो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हुए, दो बच्चों में फिर से क्रॉसिंग हो जाए यानी सेल्फिंग हो जाए, फिर से जो बच्चे हों उनके बीच भी, तो धीरे धीरे करके अगर सक्सेसिवली वहां पे क्या हो जाए, वहां पे सेल्फिंग होती रहे, यानी सेल्फिंग क्या है, ये सक्सेसिवली सेल्फिंग ऐसे कहें, ठीक है। इफ सक्सेसिवली सेल्फिंग अगर हो रही है, या इनब्रीडिंग कहेंगे उसे, ठीक है। इनब्रीडिंग एक ही पेरेंट के दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग होते होते फिर से बच्चे हुए, फिर से क्रॉसिंग, इस तरीके से, तो वो इनब्रीडिंग हो जाएगी और क्या कॉज करेगी, ये जो है आखिर में बना देगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बनाएगा, यानी इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका मतलब क्या हो जाए, सुपीरियॉरिटी लॉस हो जाएगी, सुपीरियॉरिटी लॉस। तो याद रखना ये सुपीरियॉरिटी लॉस हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रमोट किया जाता है वो प्रमोट किया जाता है कि क्रॉस ब्रीडिंग हो। कहने का मतलब क्या होता है, इस तरीके से क्या सुपीरियॉरिटी, जो न्यू जीन आएंगे तो न्यू कैरेक्टर्स को, सुपीरियर कैरेक्टर को लेके आएंगे अगर लगातार उनमें। इसीलिए हम आगे चल के आपको बताएंगे जेनेटिक्स में एक और चीज बताएंगे, जब आगे हम आपको बताएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो वहां पे अब ये बताएंगे कि अवॉइड करना चाहिए क्या, कंसंगुइनस मैरिज, यानी क्लोजली रिलेटिव के बीच में क्या है, जो मैरिजेस होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका फंडा ये हो जाता है, क्योंकि क्लोजली रिलेटिव के बीच में यानी ब्लड लाइन को तोड़ के अगर शादी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर ब्लड लाइन में अगर शादी हो रही है कि फूफा की लड़की से, मामा की लड़की से, इस तरीके से हो गया, तो कंसंगुइनस मैरिज से या बुआ की लड़की से, तो कंसंगुइनस मैरिज से ये हो जाता है चांस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और वो फिजिकल अपीयरेंस में भी नजर आएगा, मेंटल और सब तरीके से आपको नजर आएगा वहां पे। तो सुपीरियॉरिटी को अटेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करें, ठीक है, जो अनरिलेटेड हो उनसे मैरिज करें इस तरीके से। तो ये जो है ये याद रखिएगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग। और इसका एक और तरीका हम आपको बताएं, जैसे आपने अगर गांव से बिलोंग अगर कोई कर रहा है, या आपने कभी सुना हो कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर एक सीड को हम किसी भी क्रॉप का उसको हम सीड को क्या करते हैं, उसको बोते हैं किसी खेत में, ठीक है, फसल पैदा हुई तो पहली बार तो बहुत ज्यादा उसकी क्या है पैदावार होती है, यानी यील्डिंग बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद उसी अगर हम सीड को फिर से बो दें, फिर से कट करें, फिर से बो दें, इस तरीके से कई बार अगर करते हैं तो आखिर में हम ये देखते हैं कि वहां पे यील्डिंग बिल्कुल कम हो जाती है। तो हम लोग देहात में बोल देते हैं डायरेक्टली कि वो जो सीड है वो बेकार हो गया। इस तरीके से कहने का मतलब हम जो बता रहे हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। किसकी वजह से, जब सक्सेसिवली क्या हम करें वहां पे सेल्फिंग करें या इनब्रीडिंग करते हैं, क्लोज रिलेटिव के बीच में जब क्या करें क्रॉसिंग करते हैं, तब जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सुपीरियॉरिटी लॉस हो जाएगा और इंफीरियर कैरेक्टर्स वहां पे डेवलप हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिकली इसको यूज करिए, ठीक है, ये काफी काम आएंगी, ठीक है। तो जब भी शादी वादी का मामला हो थोड़ा दूर से ही करिएगा, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कहीं कोई महाराष्ट्र वाली भगा लाए, कहीं पंजाब वाली भगा लाए तो इससे सुपीरियॉरिटी क्या हो जाएगी, वो अटेन हो जाएगी। तो ये अलग बात है, आप देखिएगा, है ना। कोशिश यही करिए कि जितना ही दूर से शादी करिए, कहने का मतलब है जितना ही अनरिलेटेड से शादी करिए, यानी क्लोज रिलेटिव ना हो आपके, वो बेटर है, ठीक है। चाहे वो हम प्लांट के केस में अगर हम बात करें, तो चाहे हम ह्यूमन बींग्स की या किसी और चीज में बात करें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जब यहाँ पे बात करेंगे वो जरा देखेंगे कि ये कैरेक्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, और ट्रेट की बात करें, तो कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है, दो और चीजें हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, इसी में बता देते हैं। तो अगला है नंबर 9, क्या है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं,
कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि यहां पे क्या है, फीचर ऑफ द इंडिविजुअल, फीचर ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें कि स्टेम की हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम, तो ये भी एक फीचर हो गया, एक तरीके से कैरेक्टर हो गया, ये हो गया। अगली बात करें ट्रेट क्या होता है, ट्रेट का मतलब यानी नंबर 10 की बात करते हैं, ट्रेट, ठीक है। अब ट्रेट क्या होता है उसके बारे में जरा देखते हैं, ट्रेट क्या है। ट्रेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रेट हो जाएगा जो हमें दिखता है, डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ द कैरेक्टर एंड द डिटेक्टेबल वेरिएंट। तो ये इसका मतलब है डिटेक्टेबल वेरिएंट, जिसको हम देख सकते हैं, एकदम परख सकें और जान सकें, ठीक है, वो ट्रेट हो गया। जैसे टॉलनेस और डॉर्फनेस, एग्जांपल में अगर यहाँ पे हम बात करें, टॉलनेस हो जाएगा एंड डॉर्फनेस, ठीक है। तो टॉलनेस और डॉर्फनेस जो है ये किसका, ये ट्रेट हो जाएंगे, और ट्रेट का भी जिक्र होगा, अभी हम धीरे धीरे करके एक एक के बारे में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में होगा, क्योंकि ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट था, ये इसका बेस था। अब इसके बाद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब हम मेंडल के बारे में जरा समझते हैं, ठीक है। मेंडल क्या किए हैं, क्या क्या किए हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया है, कोई समझ पाया नहीं समझ पाया, क्या जान पाया नहीं जान पाया, ये सब चर्चा का विषय है ना, इनके बारे में अभी बात करनी है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अब बात करना है, ठीक है। कहाँ पैदा हुए, कब हुए, कैसे मर गए, कोई जान पाया, क्या क्या किया इन्होंने, कोई जान पाया कि नहीं जान पाया, फिर जाने तो आखिर हम इनके बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं, कोई इनका साथ दिया कैसे दिया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अब जरा देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पे चलते हैं, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ग्रेगर जॉन, ठीक है, ये ग्रेगर जॉन यहाँ पे, ठीक है, जॉन मेंडल के। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जो जन्म हुआ था वो 1822, और डेथ जब भी कभी ऐसा लिखा हो तो पहले डेथ मतलब वहाँ पे बॉर्न कब हुए, उसके बाद डेथ कब हुई, तो 1884 में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1822 में, और जो मृत्यु हुई थी यानी जो मर गए थे, यानी डेथ जब हुई थी कब, 1884 में। अब बात करते हैं कहाँ पे हुई थी, यानी अगर ये बॉर्न यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे, इनका 22 जुलाई को कब हुआ था, बॉर्न कब हुए थे, 22 जुलाई 1882 इन कहाँ पे, ऑस्ट्रिया। एक दरअसल क्या है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे, ऑस्ट्रिया एक्चुअली जो यूरोपियन अगर कंट्री की बात करें तो एक ऑस्ट्रिया है, ठीक है, छोटा सा है कंट्री, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है देखिएगा, एक जो सिटी है उसका नाम है एट हिंजनडॉर्फ, एट डॉर्फ सिटी, ये सिटी है हिंजनडॉर्फ ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया में इनके गांव का नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक, ऑस्ट्रिया। और ये क्या है, यूके, यानी यहाँ पे यूरोप में, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो यूके में यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का, यूरोपियन कंट्री है। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा कि इनकी जो डेथ हुई थी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, वो हुई थी किसकी वजह से, डाइड बाय, यानी काहे मरे थे, एक किडनी डिजीज हो गई थी, क्या हो गई थी, किडनी फेल्योर, किडनी डिजीज हुई, ठीक है। और उसका नाम क्या है, वो एक्चुअली क्वेश्चन आता है, क्या नाम है, ब्राइट डिजीज, क्या नाम है, ब्राइट डिजीज। और ये कब हुई थी, डाइड 1884 में, ठीक। अब ये अगली बात करते हैं,
मेंडल साहब ने जो है जो वर्क किया था वो किया था किस पे, एक जो इनका वर्किंग प्लांट है वो क्या है, वर्किंग प्लांट की अगर हम बात करें वो क्या था यहाँ पे, वो था गार्डन पी। याद रखना स्वीट पी नहीं कह रहे हैं, क्या गार्डन पी, तो गार्डन पी पे वर्क किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वीट पी नहीं कह रहे हैं, गार्डन पी। और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ये याद रखना, ये पाइसम सटाइवम है जो कि क्या है, ये गार्डन पी है। और एक और होता है पी, एक होता है स्वीट पी। क्या होता है, स्वीट पी, इसको बोलते हैं लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरेटस। क्या होता है, लेथाइरस ओडोरेटस। एक्चुअली ये क्या होता है, ये स्वीट पी होता है, तो ये स्वीट पी है जिसको लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंडल साहब जिस पे वर्क किए थे वो क्या था, वो गार्डन पी था, ठीक है, गार्डन पी। तो वो गार्डन पी जो कि क्या, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कभी लिखा मिलेगा तो उसको कंफ्यूज ना होइएगा। तो उन्होंने जो वर्क किया था किस पे, गार्डन पी पे। याद रखना क्यों गार्डन पी को ही सिलेक्ट किया, वाई मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी ओनली, क्यों, क्योंकि ये जो होता है गार्डन पी ये एनुअल प्लांट होता है। क्या होता है, एनुअल प्लांट, ठीक। अगली बात, साथ में इसको कल्टीवेट करना बहुत आसान होता है, कल्टीवेटेड बाय, कल्टीवेटेड इजिली, कल्टीवेटेड इजिली, और इवन ग्रोज इन गार्डन। तो हम गार्डन में भी जो है इसको ग्रो कर सकते हैं, गार्डन। अब याद रखिएगा ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होने के दो देखिए फंडे कैसे हैं। अगर बाइसेक्सुअल है तो कहने का मतलब हम सेल्फिंग तो आसानी से करा सकते हैं। क्रॉस अगर कराना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम इमैस्कुलेशन कर देंगे। इसका मतलब है हम मेल इंडिविजुअल को हटा देंगे, वहां पे प्री मैच्योर एंथर वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से वो हम देखेंगे कि वहां से हटा देंगे तो जाहिर सी बात है हम क्रॉसिंग भी करा सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल यहाँ पे प्लांट है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, ठीक। अगली बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है फ्लावर वगैरह हमें आसानी से मिल जाते हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा और इजीली। यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो ये शो करेगा, तो शोज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और साथ में क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन। और कितना होता है, ये होता है लगभग 3 से 5 मंथ का, ठीक है, 3 से 5 मंथ का इसका लाइफ स्पैन होता है, कोई बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं तो वो भी हम देखते हैं 7 पेयर यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, या इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इनका सबका जिक्र अभी होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद। तो मेंडल साहब एक्चुअली क्या होता है कि मेंडल साहब ने जो वर्क किया था ये किया था गार्डन पी पे, कितने दिन किया था, तो ये भी एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो मेंडल वर्क्स ऑन द गार्डन प्लांट्स अबाउट लगभग 7 ईयर्स किया था, इस पे 7 साल काम किया था। मेंडल वर्क्स ऑन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट अबाउट कितना, अबाउट 7 ईयर्स, कितना 7 ईयर्स। अब कितना कितना देखिएगा, कब से कब तक, ये भी क्वेश्चन आता है। 7 साल कैसे, ये जो 7 साल यहाँ पे जो बताए गए हैं वो कब से कब तक, 1856 से लेके 1863। अब काउंट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना, 7 साल हो गया। तो 7 साल इन्होंने वर्क किया, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो शो कर रहा था कौन, गार्डन पी, जो कि हम कहते हैं पाइसम सटाइवम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो इस पे फोकस कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद।
आगे बात करते हैं, वो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये कैरेक्टर्स जो शो होंगे उसके बारे में। तो उससे पहले भी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो देखेंगे क्या है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना नोट कर लिया तो इसके बाद फिर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब नोट कर लीजिए पहले इधर। तो बड़ी कहानी, पेचीदा कहानी है इनके पीछे। पेचीदा का मतलब ये है कि एक्चुअली क्या है कि कोई मेंडल को नहीं जानता था, मेंडल ने इतना काम किया। एक्चुअली क्या है, इनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड था। क्या था ये, मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे। तो इनका अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैथमेटिकल इनका बैकग्राउंड था। अगर हम यहाँ पे देखें मैथमेटिकल बैकग्राउंड था इनका, ठीक है। तो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो सब के सब जो है वो फॉर्मुलेट कर दिए। अब उस समय एक्चुअली इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, और बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट वगैरह इस तरीके से था नहीं। तो पहले जैसे कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो पहले लोगों को बताना, ठीक है, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक टास्क था, बहुत बड़ा एक चैलेंज था। चैलेंज मतलब ये है कि पहले क्या करना पड़ता था कि लोगों को इकट्ठा करना, पहली बात, और दूसरी बात क्या होती है, उनको सिंप्लीफाई तरीके से समझाना, यानी हर एक इंडिविजुअल को समझ में आए। तब आपकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचती थी, तब लोग आपकी वाहवाही करते थे, तब रुतबा बनता था, है ना, तब एक नाम होता था। लेकिन जब ये मेंडल साहब इसको किए थे उस समय एक्चुअली टाइम जो चल रहा था वो डार्विनिज्म चल रहा था। क्या चल रहा था, डार्विनिज्म। यानी लोग उस समय केवल क्या, जैसे होता नहीं कि जैसे एक मोदी काल है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हिटलर का टाइम था, हिटलर की वाहवाही होती थी। ऐसे ही टाइम आते हैं, जैसे एक टाइम आया था, अगर बॉलीवुड में देखें, हिमेश रेशमिया का टाइम आया था कि कोई भी गाना गा दें तो वो पॉपुलर हो जाए। तो कहने का मतलब वो एक रोमांटिक पीरियड आता है। रोमांटिक पीरियड का मतलब ये होता है, रोमांटिक कहते हैं इसमें साइंस में, कि जब उसी का बोलबाला हो, उसको हर जगह पे जाना जाए। तो वो जो टाइम जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कब, मेंडल साहब ने, उस टाइम वो बोलबाला किसका चल रहा था, उस समय बोलबाला चल रहा था किसका, डार्विन का। लोग जो है डार्विन डार्विन ही चिल्ला रहे थे। जो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है उनकी बहुत पॉपुलर है, बहुत एक्सेप्टेड है, ठीक है, वो उसका बोलबाला था। तो सब हर आदमी यही कहता था कि अपने तो डार्विन है, अपने तो डार्विन है, इस तरीके से चलता था। तो ये फिर क्या हुआ कि लोग, जब इन्होंने लोगों को बुलाना, इकट्ठा किया, तो लोग बुलाने से आए नहीं, पहली बात तो वो नंबर कम हो गया। उसके बाद जब इन्होंने एक असेंबली बैठाई एक तरीके से, और अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन करने लगे, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लोग कह रहे हैं क्या है, बावरा हो गया है क्या, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या था बैकग्राउंड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड था। उसको अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से वो समझा नहीं पाए लोगों को। काम बहुत तगड़ा किया जिसकी कल्पना ही की जा सकती। तो ये जो है यहाँ पे काफी चीज हो गई। फिर हुआ क्या कि मेंडल साहब कहते कहते निपट गए। निपट कैसे गए, यानी उनकी डेथ हो गई, किससे, किडनी डिजीज, जो कि क्या है, ब्राइट डिजीज, ये भी क्वेश्चन आता है। ब्राइट डिजीज की वजह से, यानी किडनी फेल्योर की वजह से उनकी क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब मेंडल साहब दफन हो गए। कहने का मतलब उनका जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गेन की थी, जो 7 साल उन्होंने वर्क किया था पाइसम सटाइवम पे, उसके बाद उनके साथ में ही वो सारी इंफॉर्मेशन चली गई। कोई नहीं जान पाया मेंडल कौन है, ठीक। अब उसके बाद हुआ क्या, फिर 3 महारथी आए। कितने, 3 लोग आए, 3 लोग, जिसमें से कॉरेंस आए, ह्यूगो डिवरीज और टिसनमार्क। तो 3 लोग जो है अलग अलग कंट्री से आके उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवरी की। रीडिस्कवरी का मतलब क्या हुआ कि मेंडल के उन्हीं जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को क्या किया, या एक्सपेरिमेंट थे उन्हीं को सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत आसान कर दिया, एकदम सिंप्लीफाई करके लोगों के सामने उसकी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, तब तक क्या हुआ कि जो डार्विनिज्म था वो भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, कम हो गया। कहते ना, एक समय आता है हर एक चीज का, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि 19 सेंचुरी में, यानी 1900 में क्या हुआ कि 3 लोगों ने रीडिस्कवरी की मेंडलिज्म की, और मेंडलिज्म में फिर उन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया और लोगों को बताया। फिर लोगों को लगा, अरे बाप रे, मेंडलवा तो बहुत ही काबिल था, बहुत ही माइंडेड था। मतलब इस तरीके से एक लैंग्वेज, एक फॉर्मेट हुई।
और लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम किया था और हम उनको कोई तवज्जो भी नहीं दिया, हम उनको जो है कोई अहमियत ही नहीं दिए। तो लोग फिर कहने लगे वाह वाह मेंडल, ठीक। तब जाके लोगों ने जो है ये चीज़ बताया कि तब इनको फिर एक तरीके से स्कॉलर करने लगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने लगे। तो ये याद रखना, तो ये अपने आप में एक फादर ऑफ जेनेटिक्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक। और साथ में याद रखना इनको प्लांट ब्रीडर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडर। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हाइब्रिड बनाने का किस तरीके से, प्लांट ब्रीडर इनको बोलते हैं, प्लांट ब्रीडर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, इन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन जो किया है, ये शुरुआत कर दी इन्होंने। हालांकि हम ये देखते हैं कि 800 से 1000 जो बीसी है, उसके पहले भी हम जो देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग वगैरह हो रही थी। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि 800 से लेके जो 1100 जो बीसी है, उसके पहले हम वहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग वगैरह ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को प्रूवेंस की अगर हम बात करें, तो वो जो है वो मेंडल साहब जो है इसको करके गए। तो इनका बहुत बड़ा थैंक्स, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह कैसे हम कर सकते हैं, वहाँ पे हाइब्रिड वाइगर या इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से आता है, क्या चीज़ ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि अब उसको एलिमेंट या फैक्टर बोले थे मेंडल साहब। और आगे चल के 1909 में जोहानसन ने क्या किया, उन्होंने बोला उसको क्या, उसको जीन बोला। तो इस तरीके से ये सारी जो अभी तक की हिस्ट्री और जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें। अब हम आगे बात करने वाले हैं किसमें, कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं क्या। और जो हम देखते हैं कि ये केवल और केवल, अगर हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखें कि अगर हम पाइसम सटाइवम की बात करें तो 2n = 14 होता है। कितना होता है, 2n = 14। इस 14 में से कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये देखें कि जितने भी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। वो कौन से क्रोमोसोम्स पे हैं, किस क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप को जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप इसको दिमाग में सेट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये मेंडल की कहानी बड़ी विचित्र है, लेकिन है तो है ना। तो ये चीज़, ये डिटेल, ये टाइम याद रखना कि 1856 से लेके 1863 यानी 7 साल उन्होंने वर्क किया था। अब अगली बात करते हैं। इसके बाद अगली बात करें तो वो जरा देखेंगे। तो यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो किस फॉर्मेट में है उसको आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो पहले हम रीडिस्कवरी के बारे में पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। 3 लोग का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, जिन्होंने अलग अलग देश से आके, ठीक है, 16 साल इनको कोई समझ नहीं पाया, डेथ हो गई थी। अब देखिएगा, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी जो है, इसको श्रेय जाता है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो 3 लोगों को जाता है, बाय 3 साइंटिस्ट। तीन साइंटिस्ट को जाता है। वो 3 साइंटिस्ट हैं कौन कौन से, ठीक है। पहला जब हम यहां पे बात करते हैं वो है आपके कार्ल कोरेंस, ठीक, ये हो गए। दूसरे जो हैं वो क्या है, ह्यूगो डिवरीज, ठीक। और आखिर में जो है एक अगले हैं वो है इनका इरिच वॉन, इनका पूरा नाम लिख लेते हैं आज, टिसनवर्क, और इनका नाम है डिसरमैग, ठीक है। और से सेंजन, ठीक है, SEYSEN, ठीक है, SENEGG। तो थोड़ा नाम टिपिकल है
लेकिन आप ये इतना याद रखें, इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम जब इसको करते हैं TCH भी कर लेते हैं या CTH भी कर लेते हैं, तो ऐसे याद करने का कुछ तरीका है, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं इसका फॉर्मूला करके। जब इसकी बात करते हैं तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कंट्री के नाम जरा याद है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो जरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जैसे ये कार्ल कोरेंस हैं, ठीक है, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, किससे, जर्मनी, ठीक। ह्यूगो डिब्रीज जो ये बिलोंग करते हैं, ये हॉलैंड से बिलोंग करते हैं, किससे, हॉलैंड से। ये सब यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक, हॉलैंड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे टेसन मार्क की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ के क्या है, मेंडल थे, तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है, ये तीनों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि CGHH, इस तरीके से आप भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन देखिए, अगर आपको याद करना हो तो वो याद करने का तरीका, क्योंकि ये आता है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो CGHH यहाँ पे क्या है, और इसमें से ले लेते हैं T, ले लेते हैं TA। तो आप ऐसे फॉर्मेट में भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। चल घर, चल घर हैप्पी होम, तू आनाकानी ना कर, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, चल घर, चल घर हैप्पी होम, इस तरीके से, ठीक। या हरी होम, हरी, हरी मतलब जल्दी, ठीक है, हरी होम। और टी का मतलब हो गया तू आनाकानी ना कर। आनाकानी का मतलब क्या होता है, जब कोई मना करता है बार बार, बड़ा नहीं 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 नहीं, इस तरीके से। तो ये कहने का मतलब ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक। तो कहने में चल घर हरी होम, हरी मतलब जल्दी, ठीक, तो आनाकानी ना कर। तो ये जो है, ये इससे जो है आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये परमानेंट याद करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से C ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से G ले लेंगे, यहाँ से H ले लेंगे, यहाँ से H ले लेंगे, यहाँ से T ले लेंगे और यहाँ से A ले लेंगे। तो ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तीन लोगों ने क्या किया, रीडिस्कवरी की यहाँ पे मेंडलिज्म की, और एक्सप्लेन जो है, एंड एक्सप्लेन्स and will explain when will explain all experiments of the मेंडल। तो मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट को क्या किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया, तब लोग समझ पाए कि मेंडल ने तो बहुत बड़ा काम किया था। तो ये थैंक्स टू 3 यहाँ पे साइंटिस्ट, जिन्होंने उनकी रीडिस्कवरी करके और मेंडलिज्म को अच्छे से लोगों को समझाया, जिसकी वजह से लोग जान पाए मेंडल के बारे में, कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, मेंडल के वर्क के बारे में उन्होंने समझ पाए। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब अगली बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है अगली बात जब यहाँ से करेंगे वो जरा देखेंगे। तो अगला जब यहाँ पे बात करेंगे तो इनहेरिटेंस जो हमें यहाँ पे बात करनी है, वो किस तरीके से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे हमें जरा समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं उनके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो वो आपके NCERT में भी बने हुए हैं, उनको बनाते हैं। सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है इजिली रिकॉग्नाइजेबल, जो हम अच्छे से समझ सकें, उसको अच्छे से जान सकें, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी हम ऊपर से देख सकते हैं कि कौन छोटा बड़ा, इस तरीके से ये 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अब देखेंगे जरा 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखें तो आपके NCERT में भी बने हुए हैं, ठीक है। तो NCERT में अगर हम देखें तो पेज नंबर आपको बताते हैं, पेज नंबर आपका है ये, हाँ, पेज नंबर आप 70 पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट हैं। तो कैरेक्टर्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक साइड में हम यहाँ पे कैरेक्टर्स ले रहे हैं, कैरेक्टर, ठीक है, मैं लिख दूं पूरा कैरेक्टर। दूसरे में ले रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट,
और ट्रेट आपको बताया ही था क्या होता है, क्योंकि हमने कहा था जिक्र सबका होगा, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ये 3 कॉलम हम बना लेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे और इस 3 कॉलम को कैसे समझेंगे वो जरा देखेंगे। ठीक है, तो 3 कॉलम बन गए यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो हमें बात करनी है। तो पहला जो है यहाँ पे वो क्या है, सीड शेप। सीड शेप पहला। दूसरा है सीड कलर, सीड कलर। तीसरा जो है वो है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। चौथा है वो क्या है, पॉड शेप। ठीक, अगला है यहां पे पॉड कलर, अगला है फ्लावर पोजीशन, और अगला है स्टेम हाइट। फ्लावर पोजीशन, ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में हो गया यहाँ पे स्टेम हाइट। क्या हो जाएगा, स्टेम। अब देखेंगे एक्चुअली सीड का शेप का जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होता है राउंड। क्या होता है, राउंड। ठीक, और इसका रेसेसिव कैरेक्टर क्या होगा, रिंकल्ड, यानी झुर्रीदार। हिंदी में क्या बोलते हैं, झुर्रीदार। थोड़ा सा क्या हो जाए, जैसे मटर का दाना है वो अंदर से कंप्रेस हो जाए, यानी दब जाए, तो बीच बीच में वहां पे डिप्रेशन नजर आने लगे, तो उसका मतलब वो क्या हो, रिंकल्ड हो गया, यानी झुर्रीदार बन गया। ठीक, ये रेसेसिव कैरेक्टर होता है। सीड का अगर हम यहाँ पे कलर देखें तो सीड का कलर येलो जो है ये क्या होता है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ग्रीन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। सीड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीड के शेप के बारे में नहीं बता, सीड का कलर के बारे में बता रहे हैं। ठीक, अगला जब बात करते हैं वो क्या है, फ्लावर की अगर बात करें तो ये डोमिनेंट कलर जो होता है वॉयलेट होता है। क्या होता है, वॉयलेट। और वाइट जो होता है ये क्या होता है, ये उसका रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। इसके बाद शेप की बात करें यहाँ पे की पॉड की, तो वो क्या हो जाएगा, ये फुल। ठीक है, ये फुल हो जाएगा। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब बीच में दबा हुआ, यानी वो पूरा स्ट्रेट एक तरीके से ना हो, वो बीच बीच में क्या है, बीच बीच में दबा हुआ हो। जैसे एक अगर हम फुल की बात करें तो फुल का मतलब इस तरीके से बना हुआ हो, और अगर हम वहां पे कंस्ट्रिक्टेड की बात करें इसका मतलब इस तरीके से ये बना हुआ। ठीक है, तो ये कंस्ट्रिक्टेड होता है, बीच बीच में कंप्रेस एक तरीके से हो, तो कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पॉड कलर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा ग्रीन, और ये येलो क्या हो जाएगा, इसका रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक्सियल हो जाएगा। एक्सियल क्या हो जाएगा, यानी एक्सिस पे आप देख सकते हैं ना, एक्सियल यानी देखेंगे साइड साइड में। ठीक है, यानी टॉप पे नहीं, साइड साइड में। अगर वो टर्मिनल हो जाए यानी टॉप पे, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, तो टर्मिनल। ठीक, स्टेम की हाइट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हो जाएगा, ये टॉल हो जाएगा, और ये डॉर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉर्फ। तो अब ये देखेंगे जरा यहाँ पे जो समझना है, यहाँ से क्वेश्चन किसके आते हैं, कौन आया हुआ है कौन सा नहीं आया हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन पता किस में होती है, यहाँ पे कंफ्यूजन जो होती है पॉड कलर को लेके और सीड के कलर को लेके, तो इस पे दोनों पे मार्क कर लीजिए, पहली बात। ठीक, इसके बाद पॉड का शेप जो है इस पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फुल और कंस्ट्रिक्टेड वाला जो मामला है वो कौन सा रेसेसिव होता है, कौन सा यहाँ पे वो डोमिनेंट है। तो याद रखना सीड, यहाँ पे देखिएगा अगर हम सीड के कलर पे देखें तो सीड का कलर येलो और ग्रीन होता है। क्या होता है, येलो और ग्रीन। येलो जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जब सीड के कलर की बात करते हैं तब वो येलो वाला डोमिनेंट होता है और ग्रीन वाला रेसेसिव होता है। लेकिन पॉड, पॉड मतलब फलिया, जो फलिया होती है ना, मटर के दाने की फलिया होती है, उसको जो है पॉड के अगर हम शेप की बात करें तो फुल जो है ये डोमिनेंट है और कंस्ट्रिक्टेड रेसेसिव हो गया। और इसमें से कंफ्यूजन ये यहाँ से होती है कलर के बारे में। तो कलर का जो होता है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि पॉड का जो कलर होता है ग्रीन वाली फलिया डोमिनेंट होती है, लेकिन हम अंदर सीड की बात नहीं कर रहे हैं, फलिया की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, वो क्या है, ग्रीन है, और येलो अगर है तो वो क्या हो जाएगी, वो रेसेसिव ट्रेट हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से कंफ्यूजन रहती है। तो ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। ये क्या है, ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम जीनोम की बात करें, यहाँ पे किसका, अगर हम जीनोम की बात करें, जीनोम ऑफ किसका, यहाँ पे गार्डन पी की, गार्डन पी, तो कितना होता है, अभी बताया था 2n इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 14 होता है, ठीक है, कितना होता है 14। तो 14 यहाँ पे हम देख रहे हैं, यानी 14 क्रोमोसोम्स होते हैं किसमें, यहाँ पे पी प्लांट। अब यहाँ पे एक चीज जो समझ में आने वाली, जो आपको दिमाग में रखना है, वो जरा समझेंगे। वो क्या है एक्चुअली, वो ये है कि यहाँ से जो होता है, ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। कितने, 4 क्रोमोसोम्स पे। और कितने इस 4 में कितने कौन से किस पे आते हैं, ये जरा दिमाग में सेट कर लीजिए। हालांकि डिटेल में नहीं जाना है कि हम कौन सा वाला 4 पे है, कौन सा 3 पे है, ये सब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। कितना किस पे कितना है, ये आता है क्वेश्चन। तो ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में अगर हम देखें तो देखिएगा, ऑल 7, ये ऑल आर प्रेजेंट ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम्स। 4 क्रोमोसोम्स पे ही ये प्रेजेंट होते हैं। कितने, 4 क्रोमोसोम्स पे। जिसमें से क्या होता है कि अमंग दीज 4 क्रोमोसोम्स, इसमें से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 पेयर जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑन 4th क्रोमोसोम। कितना, 4th, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूं यहाँ पे, शॉर्ट करके, 4th क्रोमोसोम। ठीक है, चौथे पे 3 पेयर यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें 1 पे 2 होते हैं, यानी अगर फर्स्ट क्रोमोसोम्स पे देखें या ऐसे देखें, 2 पेयर ऑन, 2 पेयर का मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। 2 पेयर किस पे होते हैं, ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे होते हैं। किस पे, फर्स्ट क्रोमोसोम। और याद रखिएगा कि जो 5वां है यानी 5th, और यहाँ पे क्या है, जो एक तरीके से देखते हैं 5वां और 7वां जो है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद करने का तरीका है 1 4, यहाँ पे 5 7, यानी 14 57 जो है यहाँ पे। तो देखेंगे ये क्या हो गया, 5th पे जो है, यहाँ पे 5th पेयर पे, या ऐसे लिखें हम 1 ऑन या सिंगल या 1 ऑन 7th क्रोमोसोम, ऐसे लिखें इसको। 1 मिनट, यहाँ पे सिंगल, ठीक है, ऑन 5, 7th क्रोमोसोम। तो ये 5 पे और 7 पे जो है क्रोमोसोम्स। कहने का मतलब है जितने 14 थे, इसमें से केवल जो है किसमें, केवल 1, 4, 5, 7, ये 4 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं 4th क्रोमोसोम्स पे। यानी यहां पे हम एक पॉइंट पूरा लिख दें, ऑल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऑल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 2 बार लिख रहे हैं, एक ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से समझने के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट ओनली ऑन क्रोमोसोम नंबर किस पे देखेंगे, यहाँ पे 1, 4, 5वां और 7वां। तो ये ध्यान रखना, ये क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, यानी इसमें से अमंग दीज
7 जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे बताए हैं वो सारे के सारे मिलेंगे किस पे, पहले, चौथे, पांचवें और सातवें पे। पहले पे 3, फोर्थ पे 3, और यहाँ पे पहले वाले पे 2, और बाकी 5 और 7 पे सिंगल सिंगल यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो ये मैंने आपको बताया, और जिस फॉर्मेट में बताया इस पे याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक चीज जो भी आपको बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें सीड शेप, राउंड, ये रिंकल्ड, इस तरीके से सीड कलर और ये, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से जो डिफरेंसेस है जहां से क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया कि सीड कलर और पॉड के कलर में यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन होती है। तो सीड कलर जो है येलो वाला वो होता है डोमिनेंट, और यहाँ पे ग्रीन जो है वो क्या है, रेसेसिव है। पॉड का अगर हम कलर देखें तो वो क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रेसेसिव होता है, ठीक है। ये चीज हमने आपको बताई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा यहां से कि किस तरीके से हम देखते हैं कि मेंडल के 2 लॉ के बारे में बताएंगे, और उसके बारे में फिर आगे चल के डिटेल में बात होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किस तरीके से, तो मेंडल कंसीडर बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये भी एक चीज हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं लास्ट में, मेंडल एनालाइजेस बोथ क्या क्या चीजें जो मेंडल ने एनालाइज की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए लिख दे रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो है मेंडल साहब ने यहां पे क्या किया, वो कंसीडर किया, ठीक है। तो ये भी दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जो हमने आपको बता दी यहां से। अब इसके बाद अगर हम चलें तो आपको यहां से हम हर एक चीज जो है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे ब्रीडिंग होगी उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उससे पहले जो है जो भी चीजें हमने आपको बता दी, 2 चीजें और बतानी है। 2 चीजें का मतलब क्या होता है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो किस तरीके से हम अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना आ पाए उसके लिए अगर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्सुअल है, हमें क्रॉसिंग करानी है, तो कैसे कराएंगे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो देखेंगे जरा, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। अब देखेंगे इसके बाद, अब देखेंगे इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला जो यहाँ से पॉइंट आ रहा है वो देखेंगे जरा। अगला पॉइंट ये है कि कह रहा कि हम अगर प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, यानी हम क्रॉस जो है इन ब्रीडिंग ना हो पाए, यानी सेल्फिंग को प्रिवेंट करने के लिए, यानी प्रिवेंट सेल्फिंग बाय या सेल्फ जो है क्या है यहाँ पे, पॉलिनेशन ना हो पाए या सेल्फ ब्रीडिंग ना हो पाए, इस तरीके से प्रिवेंट सेल्फिंग बाय। 2 मेथड है, मेथड्स, तो वो जरा देखेंगे मेथड्स में क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, एक हो गया बैगिंग, यहां पे पहले इमैस्कुलेशन और फिर क्या हो जाएगा, बैगिंग। अब ये देखेंगे कि इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि किस तरीके से हम रिमूवल एंथर, यहाँ पे अगर हम देखें तो बैगिंग को किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से जो है हम यहाँ पे हटाएंगे। तो वो जो एक एक चीजें जो हम आपको बताएंगे उस पर जरा गौर करिएगा, ठीक है, कि इमैस्कुलेशन और इसमें हम क्या करेंगे। तो फ्लावर जो है हम ये देखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन, पी वाला। अब उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है ये मेल एंथर को हम क्या करेंगे, वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो जिसको हम बोलेंगे क्या, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इन इमेच्योर स्टेज,
तो देखेंगे रिमूवल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ, तो मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, रिमूवल ऑफ प्रीमेच्योर एंथर फ्रॉम कहां से, प्रीमेच्योर एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ पी गार्डन पी एट इमेच्योर स्टेज। तो इस इमेच्योर स्टेज में अगर हम उसको वहां से निकाल के अलग कर दें तब उसे बोलेंगे इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि सीजर से हम किस तरीके से कैंची से भी जो है वहां से किस तरीके, और डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो अगला जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या करते हैं हम, प्रिवेंट कर रहे हैं किस चीज को, यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं सेल्फिंग को, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को हम यहाँ पे क्या करें, सेल्फिंग, या हम कह सकते हैं ब्रैकेट में लिख दें सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, बाई, तो ये हम देखते हैं कि सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन को जो है हम यहाँ पे क्या प्रिवेंट करने के लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक इमैस्कुलेशन जिसमें हम क्या करते हैं, प्री मैच्योर एंथर को जो है हम इमेच्योर स्टेज में गार्डन पी यानी बाइसेक्सुअल प्लांट से उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो याद रखना इमेच्योर स्टेज में उसको अलग करते हैं। बैगिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, ढक दें। ढक दें का मतलब क्या होता है, अनवांटेड अगर वहां पे क्या है कि कोई पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वहां पे ना आ जाए कि पॉलिनेशन करा दे, क्रॉस पॉलिनेशन करा दे। तो ये भी चीजें हैं कि जो हमारी अनडिजायर अगर वहां पे आ रहा पॉलिनेट हो जाए तो हमारा जो भी हम जो एम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास और जुगाड़ होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे होता है इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बाय बैग टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड पॉलन, ठीक है। इमैस्कुलेटेड flower covered by to prevent, या ऐसे लिखें covered by bag to prevent, ये रबर बैग होता है एक्चुअली, रबर या प्लास्टिक का बैग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बैग टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन, ठीक है, अनवांटेड पॉलन। तो अनवांटेड पॉलन जो किसी भी एजेंसी से या किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू अगर वो आ रहा है तो उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए कि किसी तरीके से वो जो है हमारा जो डिजायर, जो हमारा एम था वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उसकी जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये दो तरीके से हम यहाँ पे प्रिवेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे इमैस्कुलेट कर लेते हैं और कैसे क्या, ठीक है। तो डायग्राम बना हुआ है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बैगिंग यहाँ पे कर सकते हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बाय अ बैग टू प्रिवेंट द अनवांटेड पोलन फ्रॉम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन से उसको बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये चीज़ हो गई, प्रिवेंट अनवांटेड पोलन फ्रॉम द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पूरी बात यहाँ पे हो गई। अब आगे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा ये आपके एनसीईआरटी में तो डायग्राम बना था। अगला हम बात करेंगे, अब हम मेंडल के प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल के जब बारे में बात करें तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो दो एक्सपेरिमेंट है, और अगर यहाँ पे हम लॉ की बात करें इनहेरिटेंस की तो वो तीन लॉ हैं। एक लॉ हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन लॉ हैं, दो एक्सपेरिमेंट हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगला जब हम मेंडल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो हम डिटेल में आपको फिर बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जब चलेंगे तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसमें से इमैस्कुलेशन और किस तरीके से होता है, ठीक है। ये हर एक स्टेप, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे फिर हम बात करेंगे, इसी चीज़ों को और एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको, और हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी अननोन लगेगा। तो जैसे जैसे हम आपको चीज़ें बताएंगे उसी तरीके से आपको माइंड में सेट कर लेना है।
ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।